वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको दासाबो टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम NIOS 502 यूनिट 11 का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण और अधिगम में ICT। जी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब सुनते हैं, लेकिन शायद इसकी गहराई को पूरी तरह नहीं समझते। बिल्कुल, और आज हम इसी को बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि ICT आखिर है क्या? हाँ, इसकी एक साफ परिभाषा क्या होगी? देखिए, यूनेस्को ने 2002 में एक बहुत अच्छी परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा कि ICT का मतलब है सूचना को संप्रेषित, निर्मित, वितरित, एकत्रित और प्रबंध करने के लिए तकनीकी उपकरणों का एक सेट। ये तो थोड़े भारी शब्द हो गए, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? आसान भाषा में मतलब ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जो जानकारी यानी इंफॉर्मेशन को बनाने में, क्रिएट करने में, क्रिएट करने में, उसे बांटने में यानी डिस्ट्रीब्यूट करने में और उसे मैनेज करने में हमारी मदद करे। अच्छा, तो ये सिर्फ हार्डवेयर मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सबसे जरूरी बात है। ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो अब जब हमने ये समझ लिया है तो इसके मुख्य भाग क्या हैं? सुना है इसके 3 हिस्से होते हैं। जी, एक पूरा ICT सिस्टम 3 चीजों से मिलकर बनता है। इसको हम एक फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हैं। ICI प्लस IT प्लस CT। ICI, IT और CT। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहला ICI क्या है? ICI का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा। ये वो फिजिकल सिस्टम्स हैं जिन पर पूरी टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। जैसे रेडियो, टीवी, आपका इंटरनेट केबल, सैटेलाइट। ये वो बेस है, वो सड़कें हैं जिन पर इंफॉर्मेशन चलेगी। समझ गई। तो ये हो गया हमारा बेस। अब दूसरा, IT क्या करता है? IT है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका काम है सूचना को इकट्ठा करना, उसे स्टोर करना। अच्छा। इसके उदाहरण है आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर, उसमें जो सॉफ्टवेयर है, ये सब IT का हिस्सा है। यहाँ जानकारी रखी जाती है। तो सड़कें बन गई यानी ICI और जानकारी स्टोर करने की जगह भी बन गई यानी IT। अब तीसरा CT का क्या रोल है? CT है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका काम है उस स्टोर की हुई जानकारी को सड़कों पर यानी ICI पर दौड़ाना और लोगों तक पहुंचाना, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ बिल्कुल, जैसे चैटिंग करना, ईमेल भेजना या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये सब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उदाहरण हैं। तो जब ये तीनों मिलते हैं तब जाकर एक पूरा ICT सिस्टम काम करता है। एकदम सही। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास ये सिस्टम है। अब बात करते हैं उन उपकरणों की, उन टूल्स की जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है? देखिए, एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से ICT टूल्स 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के, ठीक है। पहला है सूचनात्मक यानी इंफॉर्मेटिव टूल्स। जैसे नाम से ही लग रहा है इनका काम सूचना देना होगा। जी, इनका काम है बहुत बड़ी मात्रा में सूचना देना, लेकिन इनकी प्रकृति पैसिव होती है, मतलब निष्क्रिय। पैसिव से क्या मतलब है? मतलब छात्र सिर्फ जानकारी को देखता है या सुनता है, वो उसके साथ कुछ करता नहीं। जैसे विकिपीडिया पर कुछ पढ़ना या कोई वीडियो लेक्चर देखना। ठीक है, ये तो हुआ पहला प्रकार। दूसरा क्या है? दूसरा है स्थितिजनक यानी सिचुएटिंग टूल्स। ये बहुत दिलचस्प है। स्थितिजनक, इसका क्या मतलब हुआ? इनका काम है असली जैसा वातावरण बनाना, एक रियल लाइफ जैसा एनवायरनमेंट तैयार करना। इसमें सिमुलेशन और वर्चुअल रियलिटी यानी VR जैसी चीजें आती हैं। अच्छा, जैसे वो गेम्स होते हैं कार चलाना सीखने वाले? बिल्कुल, या फिर 3D मॉडल्स में दिल की धड़कन को देखना। ये आपको अनुभव देते हैं, सिर्फ जानकारी नहीं। ये तो कमाल है। अब तीसरा प्रकार? तीसरा है रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव टूल्स। कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ बनाना। हाँ, इनका काम है ज्ञान का निर्माण करना। यहाँ आप दी गई जानकारी को तोड़ मरोड़कर कुछ नया बनाते हैं। इसके उदाहरण क्या होंगे? जैसे MS वर्ड में रिपोर्ट बनाना, पावरपॉइंट पे प्रेजेंटेशन तैयार करना या कोई वेबसाइट बनाना। आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए। और चौथा और आखिरी प्रकार? चौथा है संप्रेषण यानी कम्युनिकेटिव टूल्स। कम्युनिकेशन, तो इसमें तो सोशल मीडिया जैसी चीजें आती होंगी? बिल्कुल, फेसबुक, ईमेल, व्हाट्सएप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब। इनका मुख्य काम है लोगों के बीच में इंटरैक्शन करवाना, सोशल शेयरिंग करना। अच्छा। और यहीं पर एक बहुत जरूरी टर्म आता है, वेब 2.0। वेब 2.0 ये क्या है?
असल में इन कम्युनिकेटिव टूल्स को ही वेब 2.0 भी कहते हैं, क्योंकि ये टीचर और स्टूडेंट के बीच बिना किसी रुकावट के बातचीत को संभव बनाते हैं। ये दो तरफा कम्युनिकेशन है। मतलब अब यूजर सिर्फ देखता नहीं बल्कि वो भी कंटेंट बना सकता है और शेयर कर सकता है। एकदम सही। ठीक है, तो अब हमारे पास टूल्स भी आ गए, लेकिन सिर्फ टूल्स होने से तो काम नहीं चलता, उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके भी होते होंगे। जी, और यहीं पर दो तरह के टीचिंग अप्रोच की बात होती है, शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित। हाँ, पहला है शिक्षक केंद्रित यानी टीचर सेंट्रिक। इसमें जैसा नाम से पता चल रहा है, शिक्षक एक्टिव होता है और छात्र एक निष्क्रिय यानी पैसिव रिसिपिएंट होता है। वो बस ज्ञान को ग्रहण करता है, जैसे प्रोजेक्टर पर स्लाइड्स देखना। और दूसरा है शिक्षार्थी केंद्रित यानी लर्नर सेंट्रिक। इसमें भूमिकाएं बदल जाती हैं। यहाँ शिक्षक एक मार्गदर्शक, एक फैसिलिटेटर बन जाता है और छात्र एक्टिव हो जाता है। हाँ, छात्र एक ज्ञान का खोजकर्ता, एक एक्टिव एक्सप्लोरर बन जाता है। वो खुद सीखता है, जैसे इंटरनेट पर किसी प्रोजेक्ट के लिए सर्फिंग करना। तो कौन सा बेहतर है, या फिर दोनों का संतुलन जरूरी है? बिल्कुल, दोनों का संतुलन ही सबसे बेहतर है। हर स्थिति के लिए एक ही अप्रोच काम नहीं करता। इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग का। जी, सहयोगी अधिगम, मतलब समूह में सीखना। इससे सामाजिक कौशल का विकास होता है, जैसे फेसबुक पर कोई ग्रुप डिस्कशन करना। और एक और बहुत जरूरी टर्म है स्वनियंत्रित अधिगम यानी सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। ये क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आईसीटी छात्रों को सेल्फ लर्नर बनने की ताकत देता है। मतलब छात्र अपनी गति से, अपनी पेस से सीख सकता है। हाँ, इससे व्यक्तिगत लर्निंग संभव होती है। हर बच्चा अपनी जरूरत के हिसाब से सीखता है। ठीक है, तो हमारे पास टूल्स हैं, अप्रोच हैं, लेकिन इन सबको क्लास में एक साथ लाना, उसे ही शायद इंटीग्रेशन कहते हैं। जी, आईसीटी का एकीकरण या इंटीग्रेशन। और इसका मतलब सिर्फ बच्चों को कंप्यूटर लैब में ले जाना नहीं है। तो फिर क्या है? इंटीग्रेशन का असली मतलब है सही समय पर और सही तरीके से आईसीटी का प्रयोग करना, तकनीक को आपके मुख्य पाठ यानी करिकुलम का हिस्सा बनाना। अच्छा, मतलब वो अलग से एक विषय न लगे। बिल्कुल, जैसे आप CD-ROMs, मल्टीमीडिया या इंटरनेट का इस्तेमाल अपने पाठ के साथ ही कर रहे हैं। इसका मुख्य लक्ष्य सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। ये तो एक सफर जैसा लगता है। क्या इसके कुछ चरण होते हैं? हाँ, एकीकरण की 4 अवस्थाएं हैं। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए। ठीक है, तो पहली सीढ़ी क्या है? पहली स्टेज है उभरता हुआ यानी इमर्जिंग। ये सिर्फ शुरुआत है, जब हम बस ये जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। ओके, बस बेसिक जानकारी। जी। दूसरी स्टेज है अनुप्रयोग यानी अप्लाइंग। इसमें हम उपकरणों का प्रयोग करना सीखते हैं, जैसे टाइपिंग करना या कोई सॉफ्टवेयर खोलना। यहाँ फोकस टूल को इस्तेमाल करने पर है। सही। तीसरी स्टेज है समावेश यानी इन्फ्यूजिंग। समावेश। इस स्टेज पर हम ये समझ जाते हैं कि किस काम के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। टेक्नोलॉजी अब लेसन का हिस्सा बनने लगती है। ठीक है, और सबसे ऊंची सीढ़ी? वो है चौथी स्टेज, रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मिंग। ये सुनने में ही काफी बड़ा बदलाव लग रहा है। ये सबसे ऊंची स्टेज है। इस लेवल पर शिक्षण का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। अच्छा। एक नया सीखने का माहौल बनता है। टेक्नोलॉजी इतनी घुल-मिल जाती है कि वो अलग से दिखाई ही नहीं देती। तो इस पूरे प्रोसेस को ठीक से करने के लिए कुछ मॉडल्स भी बनाए गए हैं, जैसे अश्योर मॉडल। ये एग्जाम के लिए काफी जरूरी माना जाता है। जी, बहुत जरूरी है। ये मॉडल असल में लेसन प्लान में आईसीटी जोड़ने के लिए बनाया गया है। इसके 6 स्टेप्स हैं, जो इसके नाम में ही है ना? हाँ। ए से एनालाइज लर्नर्स, यानी पहले शिक्षार्थियों का विश्लेषण करें। जी। फिर एस से स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य निर्धारित करें। दूसरा एस है सिलेक्ट मेथड्स मीडिया, यानी विधि और माध्यम चुने। यू से यूटिलाइज मीडिया, माध्यम का उपयोग करने। आर से रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, छात्र की सहभागिता जरूरी है। और आखिर में ई से इवैल्यूएट एंड रिवाइज, मूल्यांकन और संशोधन। बिल्कुल, ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। इसके अलावा एक और मॉडल का जिक्र है, व्यवस्थित मॉडल। हाँ, सिस्टमैटिक मॉडल। इसके 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स कौन कौन से? पहला, समस्या कथन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब समस्या को पहचानना। दूसरा, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। इसके लिए एक ABCD नियम होता है, ऑडियंस, बिहेवियर, कंडीशन और डिग्री। ठीक है। तीसरा स्टेप? तीसरा है तकनीक का चयन, टेक्नोलॉजी सिलेक्शन। ये तकनीक क्यों चाहिए, ये सोचना। और चौथा है प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, मतलब इसमें क्या सुधार हो सकता है, इस पर विचार करना।
बहुत बढ़िया। तो अब हमने सीख लिया, सिखा लिया, अब आखिरी चीज आती है मूल्यांकन यानी असेसमेंट। जी। और आईसीटी ने मूल्यांकन के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया है। कैसे? पहले क्या होता था और अब क्या होता है? देखिए, एक तो है नॉन आईसीटी या परंपरागत तरीका, जी। कागज पेन वाली परीक्षा, निबंध लिखना, मौखिक प्रश्न, जो हम सबने दिया है। हाँ। और दूसरा है आईसीटी आधारित या मॉडर्न तरीका। जी। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो, ऑनलाइन क्विज, कंप्यूटर आधारित टेस्ट और रुब्रिक्स का डिजिटल प्रयोग। तो इस नए तरीके का सबसे बड़ा फायदा क्या है? 2 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला है तत्काल फीडबैक यानी इमीडिएट फीडबैक। मतलब रिजल्ट का इंतजार नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। छात्र को तुरंत पता चल जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है और क्यों। और दूसरा फायदा? दूसरा है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। आप कई तरह के सवाल बना सकते हैं जो कागज पेन पर संभव ही नहीं थे। तो कुल मिलाकर आईसीटी ने सीखने सिखाने से लेकर मूल्यांकन तक हर पहलू को छुआ है। जी, ये सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि शिक्षा में एक सोच का बदलाव है। ये था NIOS 502 यूनिट 11 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।